Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is part 2 of chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. So let's get started. लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करे थे दैट इज़ इंडियन इकॉनमी बिफोर ब्रिटिश रूल कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का क्या स्टेटस था इंडियन इकॉनमी का। फिर हमने आफ्टर ब्रिटिश रूल देखा कि ब्रिटिश रूल करने के बाद इंडियन इकॉनमी का क्या स्टेटस रहा, इंडिया का क्या स्टेटस रहा। फिर हमने पर्टिकुलर सेक्टर की बात की थी दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस करा था कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर रूल कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, क्या इसमें रीजंस थे वो हमने देखे थे। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना दैट इज स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस रहा ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। इंडिया could not develop a sound industrial base under the colonial rule due to the following reasons. इंडिया का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कुछ रीजंस थे। वो क्या रीजंस थे? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अपना रखी थी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी बोल सकते हैं। इस पॉलिसी का मेन एम क्या था कि इंडिया को का जो स्टेटस बनाया हुआ था उन्होंने कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल कहाँ पर, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंपोर्ट करेगा क्या, फिनिश गुड्स। मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा रॉ मटेरियल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छा मीन्स बेस्ट सोर्स माना रॉ मटेरियल का अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। मीन्स जो सारा रॉ मटेरियल है वो मटेरियल जो है वो इंडिया से जाएगा कहाँ पर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करेंगे वो लोग अपनी, और वहाँ से जितना भी फिनिश गुड होगा वो कहाँ पर आएगा, इंडिया में। और इंडिया को उन्होंने बिग मार्केट बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स के गुड्स की। तो ये स्टेटस बना रखा था जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रियल सेटअप हो नहीं रही थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल इंडिया ब्रिटेन में जा रहा था, वहाँ की मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का डेवलप नहीं हो रहा था लेकिन ब्रिटेन का डेवलप हो रहा था। और एक रीज़न डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अगर मैंने इसमें बोला है टैरिफ पॉलिसी भी डिस्क्रिमिनेटरी लगा रखी थी। मीन्स जितना भी रॉ मटेरियल है, मीन्स टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का फ्रॉम इंडिया से। जो इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल बाहर ब्रिटेन में जा रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में जो भी ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं कहाँ से, ब्रिटेन से इंडिया, उस पर भी कोई टैक्सेस नहीं लगा रखे थे उस टाइम पर। तो ये जो टैरिफ पॉलिसी थी उस डिस्क्रिमिनेटरी थी, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ नहीं हो पाई इंडिया की। और एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जब फिनिश गुड इंडिया ब्रिटेन से इंडिया आएंगे और टैरिफ फ्री थी, मीन्स इस पर कोई टैक्सेस नहीं लगा था। जब टैक्सेस नहीं लगा होगा तो प्राइजेस तो ब्रिटेन गुड्स के बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स होते थे वो तो कंपैरेटिवली महंगे होते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने गुड्स बहुत ही लो रेट पे बेच रहे थे, क्योंकि इन पर कोई टैक्सेस नहीं लगा थे। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स महंगे होते थे और ब्रिटिश गुड्स सस्ते होते थे, जिसकी वजह से लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स लेना कम कर दिया और ब्रिटिशर्स गुड्स पर शिफ्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना होने का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वही चीज़ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी हमारे यहाँ की वो डिस्ट्रक्शन कर दी थी, बहुत बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दी थी। स्टार्टिंग में हमारे, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था पूरी वर्ल्ड वाइड में रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, उसकी क्वालिटी से जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिश राज होने के बाद, मीन्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जो इंडस्ट्रियल हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी डिके कर हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्राइजेस जो थे हमारे ब्रिटिशर्स गुड्स के तो कम होते थे, और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनके प्राइजेस बड़े, एज़ कंपेरेटिवली ब्रिटिशर्स गुड्स उनके प्राइजेस बढ़े हुए होते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स वो गुड्स लेते ही नहीं थे। मीन्स जो हमारे इंडियंस थे वो गुड लेते नहीं थे। वो कौन से गुड पर लेते थे? ब्रिटिशर्स गुड लेते थे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या है, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। वही चीज़ बोलिए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रक्ट हुई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट नहीं, बट ऑल्सो अ डिमांड इन इंडिया कंज्यूमर्स मार्केट विच वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम ब्रिटेन। कि मतलब एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रक्शन होने की, डिके होने की वजह से, और साथ में
जो इंडियंस थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, कौन से गुड्स की डिमांड करने लग गए, ब्रिटेन गुड्स की, क्योंकि वो चीप क्वालिटी मींस चीप रेट पर मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स। तो ये बहुत बड़ा मेजर था जिसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, और जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ग्रो कर पा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंडियंस थे वो भी अब ब्रिटिशर्स गुड पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनको इंडियंस को हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स जो थे वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन गुड्स महंगे मिल रहे थे। नेक्स्ट इज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर इंडिया की, वो इसमें ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो थी। In India, modern industries started coming up during the second half of the 19th century. इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आई वो कब आई, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आई थी, बट देयर प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्री तो सेटअप हुई इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लेकिन इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। इनिशियली दीज इंडस्ट्रीज वर कन्फाइंड टू कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मीन्स, मतलब इनिशियली जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ कॉटन एंड जूट मीन्स कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, जो कि हमारी इंडियंस ने डोमिनेट कर रखी थी, जो कि कहाँ पर लोकेट थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर महाराष्ट्र एंड गुजरात में। और जूट मिल जो थी वो डोमिनेट कर रखी थी फॉरनर्स ने, वो कहाँ पर थी, हमारी बंगाल के अंदर। Subsequently, iron and steel industry began coming up in the beginning of 20th century. और फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जो कि क्या थी, टिस्को सेटअप हुआ। टिस्को हमारी इंडस्ट्री सेटअप हुई कब, 1907 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अ फ्यू अदर इंडस्ट्री लाइक शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब भी सेटअप हुई कम अप विद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई, लेकिन जब इनकी ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है, विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जो कि मशीन एंड टूल्स को प्रोड्यूस करती हैं, विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। मीन्स मशीन एंड टूल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये जो मशीन एंड टूल्स हैं वो क्या करेंगी, फर्दर प्रोडक्शन करेंगी। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती हैं वो मतलब वो मशीनरी को प्रोडक्शन मशीनरी का प्रोडक्शन करती है, जो कि मशीनरी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन गुड्स को प्रोडक्शन करने में काम आती है। तो इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जब कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं, तो इंडिया की जो मशीन्स वगैरह उनके पास इतनी नहीं थी इंडिया के पास, तो जिसकी वजह से जो उनकी इंडस्ट्री थी वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पर हार्डली ही कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री होगी जो प्रमोट कर पा रही हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में, कि मीन्स कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री जब थी ही नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रमोशन ही नहीं हुआ इंडिया के अंदर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ही नहीं इंडिया के अंदर। और रॉ मटेरियल जो था वो सारा ब्रिटेन जा रहा था, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा था, हमारी इंडस्ट्री जो सेटअप नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं आ रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर आ रहा था, ब्रिटेन में आ रहा था। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो इनएडिक्वेट था, मीन्स द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्लो। जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुए थे उनका जो ग्रोथ रेट था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, मीन्स जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। ये बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, मीन्स एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड, कि कहाँ पर पब्लिक सेक्टर का एरिया ऑफ ऑपरेशन जो वो बहुत लिमिटेड था। इट रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज, मीन्स जो पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट का जो रोल था वो सिर्फ रेलवेज पर था, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग, बस इन्हीं सेक्टर्स पर था और ज़्यादा उनका रोल नहीं था। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर का रोल कम था। जो मेजर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर ही करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल ही बहुत कम था उस टाइम पर, तो इन्वेस्टमेंट इतना हो नहीं पा रहा था क्योंकि उनका रोल कम है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ उस टाइम पर। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटस ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, कि मीन्स फॉरेन का मीन्स जो हमारा बीओपी स्टेटस होता है उसको हम बोलें बीओपी स्टेटस, जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स सर्विसेज, इसका ये सब स्टेटस कैसा रहा उस टाइम पर वो देखते हैं। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन,
Trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected India's foreign trade policy. India's foreign trade मीन्स जो पॉलिसीज़ थी इसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जैसे कि कमोडिटी प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि इतना यही कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। साथ में ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। और कुछ इसके रिस्पेक्ट्स में क्या क्या रीजंस थे। और चेंज इन कंजप्शन ऑफ ट्रेड मीन्स कंजप्शन ऑफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट। इंडिया क्या बन चुका था? एक्सपोर्ट क्या करेगा? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरीज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। मीन्स ये स्टेटस बन चुका था उस टाइम पर, मीन्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर के रूल करने से पहले इंडिया बहुत अच्छा जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट करता था अपने फिनिश गुड्स को। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का जो कंजप्शन ट्रेड था वो चेंज हो चुका था। अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट करेगा क्या? फिनिश गुड। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जब आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक कंट्री रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही है, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, तो ये स्टेटस दिखाता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा लो है। इंडिया में कोई भी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इंडिया मीन्स इंडिया में और भी कोई या फिर किसी भी कंट्री की हम बात करें, जिस कंट्री का ऐसा स्टेटस बीओपी स्टेटस रहेगा, मीन्स उस कंट्री की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में चेंजेस आए। कैसे? ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल बना रखा था इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के ऊपर, कि मीन्स इंडिया का ही पूरा कंट्रोल था। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट ऑफ वाज अलाउड विद अ फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, सीलियन जिसको हम श्रीलंका बोलेंगे, एंड पर्सिया जो आज के टाइम का ईरान है। कि मीन्स इंडिया के ऊपर पूरी मोनोपोली थी, कि इंडिया के साथ जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का स्टेटस था वो पूरा मोनोपोली कंट्रोल थी किसकी? ब्रिटेन की थी। हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड जो था, मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ था। और कुछ 10% या फिर कुछ पार्ट ही इंडिया ट्रेड करता था किसके साथ? चाइना के साथ, सीलियन श्रीलंका के साथ, एंड पर्शिया के साथ। मीन्स मेजर जो ट्रेड चल रहा था वो किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ था। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में भी चेंज आया। कैसे? द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल इन 1869 में स्विस कनाल ओपन हुआ था। इंटेंसिफाई द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जब ये स्विस कनाल ओपन हुआ तो इससे इंडिया जो ब्रिटिशर्स का इम्पोर्ट था मीन्स जो ब्रिटिशर्स का इम्पोर्ट था फिनिश गुड्स का, वो इंडिया में और ज़्यादा बढ़ गया है। कि मीन्स अब स्विस कनाल के ओपन होने की वजह से इंडिया में फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट और ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज हो गया है। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। स्विस कनाल के ओपन होने की वजह से, जब स्विस कनाल ओपन हुआ 1869 में, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी ब्रिटेन की, जब ब्रिटेन फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता था कहाँ पर? इंडिया में, तो जो कॉस्टिंग आती थी और जो एक्सेस था वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से अब ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मीन्स अब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीन्स वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था वो इंक्रीज़ हो गया। मीन्स अब ज़्यादा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया कहाँ पर? इंडिया के अंदर। किस चीज़ का? ब्रिटेन गुड्स का। सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो गया। स्विस कनाल है क्या? ये इंपॉर्टेंट है कि स्विस कनाल कब ओपन हुआ था? 1869 में। स्विस कनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था विच प्रोड्यूस अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका पोर्ट्स located in South Asia, East Africa and oceans by doing away with the need to sail around Africa. इसको अगर मैं नॉर्मल सेंस से बोलूँ कि स्विस कनाल कब ओपन हुआ था? 1869 में ओपन हुआ था। इसका जो जब स्विस कनाल ओपन होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ब्रिटिशर्स का वो कम हो गया। मीन जो ट्रांसपोर्ट करते थे, वो जो भी इम्पोर्ट करते थे ब्रिटेन में इंडिया में अपना फिनिश गुड्स, उसकी जो कॉस्टिंग आती थी वो कम आने लग गई। साथ में जो कैनाल था इसने एक डायरेक्ट रूट दिया। मीन्स यहाँ पर अफ्रीका जो के कॉन्टिनेंट से निकल कर आना पड़ता था, तो अब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का बाईपास उन्होंने बना दिया स्विस कनाल की। अब डायरेक्ट इंडिया और ब्रिटेन में ट्रेड होगा, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से उन्हें बीच में नहीं आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आई और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ गया था स्विस कनाल के ओपन होने की वजह से।